अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्क डन इन कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल में वर्क डन किस तरह होता है, आज के इस लेक्चर में इस कॉन्सेप्ट को जो है वो हम समझने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिन बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं वर्क डन इन कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल में हम वर्क डन की बात करेंगे। इफ Q1 is the heat absorbed by the working substance from the body in isothermal expansion AB and Q2 is the heat rejected to the cold body during the isothermal compression CD। अब ये हमारे पास क्या है, Q1 जो है वो क्या है, हीट एब्जॉर्ब है by the working substance from the body in isothermal expansion। आइसोथर्मल एक्सपेंशन की अगर मैं बात करूँ, इससे पहले देखें कार्नोट साइकिल वाला लेक्चर था ना, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में क्या हुआ था, हमें टेम्परेचर सेम रखना था, T1 का T1 रखना था। तो इसमें हीट एनर्जी जो भी हमने यहाँ सप्लाई की ना, हीट एनर्जी यहाँ हमने जो भी सप्लाई की, उस हीट एनर्जी को हमने नाम दिया है Q1 का। यहाँ हीट एनर्जी सप्लाई की तभी तो टेम्परेचर सेम रहा। तो हमने कहा इफ Q1 इज द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द वर्किंग सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी इन द आइसोथर्मल एक्सपेंशन इज AB जो आइसोथर्मल प्रोसेस हुआ था उसमें जो भी हीट एनर्जी दी वो Q1 था। फिर हमने कहा Q2 इज द हीट रिजेक्टेड टू द कोल्ड बॉडी ड्यूरिंग आइसोथर्मल कंप्रेशन CD। और आइसोथर्मल कंप्रेशन जो था उसमें C से D पे जम गए थे, तो T2 का T2 हमें रखना था। कंप्रेशन के दौरान जो टेम्परेचर बढ़ना था तो उसको बढ़ने से कैसे रोका था, हमने कोल्ड बॉडी के जरिए हीट एनर्जी क्या की थी, कोल्ड बॉडी के जरिए हीट एनर्जी जो है वो हमने रिमूव की थी, उसको हमने नाम दे दिया Q2 का। तो हमने कहा Q2 इज द हीट रिजेक्टेड टू द कोल्ड बॉडी ड्यूरिंग द आइसोथर्मल कंप्रेशन CD। आइसोथर्मल कंप्रेशन के दौरान जो हीट एनर्जी रिजेक्ट हुई है उसे हमने Q2 से रिप्रेजेंट किया। इन दिस साइकिल द सिस्टम कम बैक टू इट्स इनिशियल स्टेट एंड हेंस देयर इज नो चेंज इन एक्सटर्नल एनर्जी। अब देखो, इस सिस्टम जहां से शुरू हुआ था वो घूम कर दोबारा उसी स्टेट में आ गया जहां से शुरू हुआ था T1 से, वहीं पर दोबारा आ गया। तो इंटरनल एनर्जी में थ्रू आउट साइक्लिक प्रोसेस के दौरान कोई तब्दीली नहीं है। तो देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। W is the external work done by the engine in one cycle then from the first law of thermodynamics। वर्क डन को अगर हम जो है वो W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक वर्क डन हमारे पास क्या हो जाएगा, W हमारे पास क्या होगा, जितनी हीट एनर्जी दी सप्लाई की, जितनी हीट एनर्जी रिजेक्ट की, तो Q1 में से Q2 माइनस करो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क डन आएगा। अब जो वो हम डेरिवेशन की हम बात करने जा रहे हैं, इफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन की इफिशिएंसी की हम बात करेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ इफिशिएंसी। इफिशिएंसी की डेफिनेशन के मुताबिक इफिशिएंसी जो है वो बराबर होता है किसके, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। अगर परसेंटेज में चाहिए, भाई एक स्टूडेंट है जो बहुत कम पढ़ता है लेकिन रिजल्ट अच्छा लेकर आता है, तो हम कहेंगे इसका जो है वो क्या है, कम इनपुट देकर भी इसका आउटपुट ज़्यादा आ रहा है, आउटपुट ज़्यादा है, लिहाजा उसकी इफिशिएंसी क्या है, ज़्यादा है। और एक स्टूडेंट बहुत ज़्यादा पढ़ता है फिर भी रिजल्ट अच्छा नहीं आता, तो हम क्या कहेंगे, इसकी इफिशिएंसी कम है, क्योंकि इनपुट तो बहुत दे रहा है लेकिन आउटपुट बहुत कम आ रहा है। तो सेम इसी तरीके से जनरली आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट क्या होता है, किसी भी चीज़ की इफिशिएंसी को जज करते हैं। जबकि कार्नोट इंजन के अंदर क्या होगा, आउटपुट हमें चाहिए वर्क डन, इनपुट क्या है, हीट सप्लाई की है। वर्क डन का भी फॉर्मूला था Q1 माइनस Q2 था, W बराबर है Q1 माइनस Q2, यहाँ रखेंगे Q1 माइनस Q2, यहाँ तक पहुँच गए। अब Q1 जो है इसका एलसीएम हमने क्या किया, ब्रेक किया, Q1 इसके नीचे भी आ गया, Q1 इसके नीचे भी आ गया, यहाँ आ गया। Q1 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 1 आ गया, माइनस ये हो गया Q2 अपॉन Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमारे पास आ गया एफिशिएंसी का फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले की मदद से हम यहाँ थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं, वेयर Q1 जो है वो हीट सप्लाई को शो कर रहा है, Q2 हीट रिजेक्टेड को शो कर रहा है। इफिशिएंसी ऑफ द इंजन इंक्रीजेस एज द रेशो Q2 अपॉन Q1 डिक्रीजेस। जैसे जैसे ये रेशो जो है, गौर से सुनिएगा, जैसे जैसे ये रेशो जो है ये कम होता जाएगा, इफिशिएंसी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये 1 में से माइनस हो रहा है। ये रेशो जितना ज़्यादा होगा वो उसमें 1 में से माइनस होगा, इफिशिएंसी उतनी कम होती जाएगी। ये रेशो जितना कम होगा इफिशिएंसी क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी मैथमेटिकली। इट कैन ऑल्सो प्रूव दैट द हीट ट्रांसफर टू और फ्रॉम अ कार्नोट इंजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द हॉट और कोल्ड रिजर्वायर। हमने कहा ये भी बात प्रूव की गई है कि कितनी हीट एनर्जी ट्रांसफर होगी कार्नोट इंजन में, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, हॉट रिजर्वायर और कोल्ड रिजर्वायर के टेम्परेचर के। यानी कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर जितना कम होगा इफिशिएंसी उतनी ज़्यादा होगी, हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा इफिशिएंसी क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। दोनों के दरमियान जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा इफिशिएंसी क्या होगी, उतनी ज़्यादा आएगी। फिर यहाँ हमने कहा कि अब ये Q2 अपॉन Q1 है ना, तो हमने कहा कि ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हीट एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टेम्परेचर के। तो लिहाजा हमने लिखा कि
Q2 अपॉन Q1 जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, T2 अपॉन T1 के। इसे हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 का हमारे पास फॉर्मूला ये था ना, Q2 अपॉन Q1 है तो Q2 अपॉन Q1 की जगह हम T2 अपॉन T1 भी रख सकते हैं। तो यहाँ हमने कहा ये हो गया हमारे पास T2 अपॉन T1 रखा, इक्वेशन 1 में पुट किया तो एक और फॉर्मूला आ गया एफिशिएंसी का 1 माइनस T2 अपॉन T1 मल्टीप्लाई बाय 100। T2 शो कर रहा है लो टेम्परेचर रिजर्वायर, T1 शो कर रहा है हाई टेम्परेचर रिजर्वायर को। और इसी तरीके से इफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन की अगर हम बात करेंगे तो इफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, हॉट और कोल्ड और हॉट रिजर्वायर दोनों के टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। द लार्जर टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ टू रिजर्वायर द ग्रेटर इज इफिशिएंसी। जितना ज्यादा दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, उसकी इफिशिएंसी होगी। यानी कोल्ड टेम्परेचर के रिजर्वायर को जितना ज्यादा ठंडा करो और हॉट टेम्परेचर के हाई टेम्परेचर रिजर्वायर के टेम्परेचर को जितना ज़्यादा करो, एफिशिएंसी क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। द एफिशिएंसी कैन नेवर बी 1 और 100। यहाँ आंसर जो है ना 100% कभी भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, अनलेस कोल्ड रिजर्वायर इज एट एब्सोल्यूट जीरो। भाई इसको 1 लाने या 100% लाने का एक ही तरीका है कि T2 की वैल्यू क्या हो, 0 केल्विन रख दी जाए। T2 की टेम्परेचर 0 रखोगे तो इफिशिएंसी 100 हो जाएगी। तो हमने कहा इफिशिएंसी कैन नेवर बी 1। यहाँ परसेंटेज के बगैर की बात करो तो 1 कभी भी आंसर नहीं आएगा, या परसेंटेज में बात करो तो 100% कभी भी नहीं आएगा। अनलेस एक तरीका है कि कोल्ड टेम्परेचर के रिजर्वायर को 0 केल्विन कंसीडर करो तो 0 आ जाएगा। लेकिन क्या है, सच रिजर्वायर आर नॉट अवेलेबल, हैंस द मैक्सिमम एफिशिएंसी इज ऑलवेज लेस देन 1। और 0 केल्विन वाले टेम्परेचर तक आज तक कोई साइंटिस्ट पहुंच ही नहीं सका। तो 0 केल्विन के टेम्परेचर तक आज तक हम पहुंचने में नाकाम रहे हैं, लिहाजा जो है ऐसा रिजर्वायर अवेलेबल नहीं है। हैंस द मैक्सिमम एफिशिएंसी इज ऑलवेज लेस देन 1। मैक्सिमम एफिशिएंसी जो होगी वो हमेशा 1 से कम आएगी। द कार्नोट साइकिल एस्टेब्लिशेस आर अपर लिमिट ऑन द एफिशिएंसी ऑफ ऑल हीट इंजन। अब कार्नोट साइकिल क्योंकि आइडियल है, हमने डेफिनेशन में बात की कि भाई कोई फ्रिक्शन नहीं होगी, कोई जो है वो अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में जो है वो हमारी एनर्जी कन्वर्ट नहीं होगी, फिर भी इसका आंसर जो है वो 100%, फिर भी इसका आंसर जो 100% नहीं आता। तो कार्नोट इंजन जो है इसकी जो अपर लिमिट है वो तमाम जो प्रैक्टिकल इंजन है, प्रैक्टिकल लाइफ में जितने भी इंजन है इससे एफिशिएंसी इसकी ज़्यादा ही आएगी। नो प्रैक्टिकल हीट इंजन कैन बी परफेक्टली रिवर्सिबल। कोई भी ही प्रैक्टिकल लाइफ में जो हीट इंजन है वो परफेक्टली जो होता है वो रिवर्सिबल नहीं होता। ये जो कार्नोट साइकिल है ये आइडियल है, इसीलिए ये परफेक्टली हमने रिवर्सिबल करके ये पूरा एक्सप्लेन किया है। अब जो वो कार्नोट थ्योरम करके यहाँ हम इसको भी डिस्कस करते हैं। स्टेटमेंट, नो हीट इंजन कैन बी मोर एफिशिएंट देन अ कार्नोट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टू टेम्परेचर। हमें कहा जा रहा है कोई भी हीट इंजन जो है वो कार्नोट इंजन के मुकाबले में ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि ये आइडियल है। प्रैक्टिकल लाइफ में तो क्या होगा, इंजन से आवाज़ आ रही होगी, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होगा, फ्रिक्शन होगी, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होगा, कई एनर्जी लॉसेस के तरीकेकार होंगे। तो हमने कहा कि नो हीट इंजन कैन बी मोर एफिशिएंट देन अ कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन के मुकाबले में ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होगा। ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टू टेम्परेचर, सेम टू टेम्परेचर यानी हाई टेम्परेचर रिजर्वायर भी वही टेम्परेचर रखो जो कार्नोट इंजन का है और एक प्रैक्टिकल इंजन का, लो टेम्परेचर रिजर्वायर भी वही रखो जो कार्नोट इंजन का है और दूसरे इंजन का है। दो टेम्परेचर वाले रखोगे भी तो भी सबसे ज़्यादा जो इफिशिएंसी आएगी वो हमेशा कार्नोट इंजन की आएगी दूसरे इंजन के मुकाबले में। तो ये कार्नोट थ्योरम है, ये कह रहा है नो हीट इंजन कैन बी मोर एफिशिएंट देन अ कार्नोट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टू टेम्परेचर। सेम दो टेम्परेचर पर ऑपरेट होने वाले इंजन की अगर हम बात करेंगे, उसको जब भी कार्नोट इंजन से कंपेयर करेंगे तो उसकी इफिशिएंसी कार्नोट इंजन से कम आएगी। नोट करके हमने कहा ऑल रियल इंजन आर लेस एफिशिएंट देन कार्नोट इंजन। दूसरे अल्फाज में बात की जाए, ड्यू टू फ्रिक्शन एंड अदर हीट लॉसेस, फ्रिक्शन की वजह से, दूसरे हीट लॉसेस की वजह से, ऑल कार्नोट्स इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टू टेम्परेचर हैव द सेम एफिशिएंसी इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस। जितने भी कार्नोट इंजन हैं उसमें अगर दोनों का टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, लो टेम्परेचर रिजर्वायर अगर सेम रखोगे तो उनकी इफिशिएंसी सेम आएगी, क्योंकि आइडियल है ना, फ्रिक्शन और उनका जिक्र ही नहीं किया। इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस, वर्किंग सब्सटेंस आप किस तरह का उससे काम ले रहे हो उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। कार्नोट इंजन की अगर बात करेंगे, ऑपरेटिंग टेम्परेचर अगर इसके हाई टेम्परेचर रिजर्वायर और लो टेम्परेचर रिजर्वायर का अगर सेम रखोगे तो जितने भी कार्नोट इंजन के आप अलग अलग फॉर्म में लगा लो उनका आंसर जो वो सेम आएगा। यानी समझ लो कि कार्नोट साइकिल वर्किंग सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, आप किस तरह का वर्क लेना चाह रहे हो उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। कार्नोट इंजन की जो इफिशियंसी है, कार्नोट साइकिल जो है वो डिपेंड कर रहा है दो टेम्परेचर रिजर्वायर पर कि भाई हाई टेम्परेचर का रिजर्वायर क्या है, लो का क्या है। बस ये दो चीजें गिवन है, वर्किंग सब्सटेंस किसी भी तरह का हो इफिशिएंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ जाकर हमने जो है वो कार्नोट साइकिल से रिलेटेड जो है वो इस लेक्चर को जो है वो मुकम्मल किया। उम्मीद करते हैं आज के ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।